हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट 3 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज मैं पूजा आपको आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी आसान भाषा के अंदर। बिलीव मी व्हेन आई से दैट ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 70 to 90% सिलेबस आपका यहीं पर कवर करवा दिया जाएगा एंड ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। ठीक है, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके एंड तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, so the first question is, explain how outsourcing has affected both the outsourcing countries and the receiving countries। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है काम देना। ठीक है, जैसे कि कॉल सेंटर्स बनाना, आईटी सर्विसेज देना, ठीक है, डेटा एंट्री का काम करना किसी और देश को, वे लेबर इज़ चीपर। जैसे यूएस यूके जैसी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा, वो सबसे पहले कोशिश करते हैं यहाँ पे उनकी फ्रेंचाइज खुल जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ चीपर, वहाँ पे यहाँ पे जो है सस्ते में काम हो जाता है, बल्कि यूएस और यूके के मुकाबले में। ठीक है, हाँ जी। तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी और कंट्री आउटसोर्सेज सम ऑफ इट्स फंक्शन। जब एक कंट्री या फिर कोई कंपनी अपनी किसी भी एक एडवांटेजियस चीज़ को आउटसोर्स करती है, मतलब कि मेरे पास कोई भी एक स्किल है और मैं अपनी स्किल को ओवरसीज बेच देती हूँ। ठीक है, तो दैट इज आउटसोर्सिंग। ठीक है, कंपनीज को बेचना in all country for lower cost efficiency and better services. Globalization, the development of internet and communication technology has led to rapid increase in outsourcing. इंटरनेट और कम्युनिकेशन आने के बाद जो इतने बड़े ई कॉमर्स के बिजनेसेस खुले हैं, लाइक आज के टाइम पे ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। इसके पास सबसे एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसके पास। ठीक है, तो मेन पार्ट पर आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑन कंट्रीज। अब क्या क्या फ़र्क पड़ा है भाई, ठीक है, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा है तो ये अब हम जानेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज कॉस्ट आर रिड्यूस। प्रोडक्शन और सर्विसेज कॉस्ट कम हो गई है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कंपनीज आर एबल टू फोकस मोर ऑन द कोर फंक्शन एंड इनोवेशन। अब क्योंकि बाकी कॉस्ट उनको इतनी सस्ती पड़ रही है, वो अपने इनोवेशन और फंक्शंस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को जो है चीपर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन सम केसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल पीपल में बी रिड्यूस। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोकल लोगों के लिए कम हो जाती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन रिसीविंग कंट्रीज। अब वो तो था कि जो ये उनके लिए था जो आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो काम करवा रहे हैं। रिसीविंग कंट्रीज के लिए क्या वो होता था, बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को। जहाँ पे भी ये कंपनीज आउटसोर्स करवाती हैं, एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला का एक जो है यहाँ पे भी उन्होंने अपना एक फ्रेंचाइज खोला है। तो जब भी कोई भी कंपनी अपना एक आउटसोर्सिंग का बिजनेस किसी भी कंट्री में स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबल चीज़ माना जाता है। चाइना आज इतना आगे क्यों है इतना आगे? क्योंकि ये इन्होंने आउटसोर्स कराया। जितने भी ब्रांड्स हैं इन्होंने इनवाइट किया कि आओ हमारे यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को बने, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। इसीलिए आज चाइना बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्री है। करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी। ठीक है, वर्क कल्चर अच्छा होगा। द सर्विस सेक्टर एंड अर्बनाइजेशन एक्सपैंड रैपिडली। अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी होता है, सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर आता है। ठीक है, हाँ जी। कंक्लूजन में हम कहेंगे, दस आउटसोर्सिंग हेल्प डेवलप्ड कंट्रीज। आउटसोर्सिंग से डेवलप्ड कंट्रीज को क्या फ़ायदा होता है भाई, उनका कॉस्ट कम हो जाता है। उनको जो काम, अगर मेरे घर पे जो काम मुझे 10,000 का पड़ रहा है और वही काम अगर मैं कहीं बाहर से करूँ
तो मुझे जो है 5,000 का पड़ रहा है तो डेफिनेटली मैं 5,000 वाली जगह से कराऊंगी, करेक्ट। तो बिल्कुल वैसे ही ये कंपनीज भी ऐसे ही करती हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। तो और जो पैसा बचता है वो कहीं और जगह पे वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाइल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रिसीविंग कंट्रीज। रिसीविंग कंट्रीज को एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट अ बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड, एक बैलेंस बनाया जा सके, ठीक है। और दोनों कंट्रीज का फायदा होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। हाउ कैन वी प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट while addressing challenges such as pollution, resource scarcity and the congestion in growing cities and new towns? congestion in growing cities का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन की वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड होती है वो उसका बढ़ जाना, ठीक है। स्पेशली रोड स्पेस एक्सीड्स इन इट्स कैपेसिटी रिजल्टिंग इन स्लोअर स्पीड। अब क्योंकि इतने ज़्यादा, आपने खुद दिल्ली के अंदर देखा है, ठीक है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब कि लोगों के 2-3 घंटे निकल रहे हैं ट्रैफिक के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? यही तो कारण है, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। Yeah, population growth is rapidly growing cities and new towns is leading to increasing problems such as pollution, resource scarcity माने कम, resources का कम होना, जैसे खाना कम होना, पेट्रोलियम का कम होना, ठीक है, हाँ जी, and congestion. The objective of sustainable urban development is to ensure environmental protection, balanced resource use and a better quality of life. मेन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक शहर को आप डेवलप करते हो बिना ना तो आप एनवायरनमेंट को हर्ट करें और ना ही फ्यूचर जनरेशन को हर्ट किए। फ्यूचर जनरेशन को आप कैसे हर्ट कर सकते हो? डिफोरेस्टेशन करना, कि पेड़ काटे जा रहे हो, आप फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पैदा कर रहे हो वैसे करके, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। अब कौन से 3 मेजर्स हैं जिन्हें आप ले सकते हो? सबसे पहला है पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी अच्छी हो जाए दैट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मतलब लोगों के लिए एक इतना इनकन्वीनियंट हो जाए कि वो कार से, गाड़ी से जाएं, ठीक है। वो सोचे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है तो हम क्यों जाएं, करेक्ट। एंड सेकंड इज हाँ जी, साइकिलिंग करके, वॉकिंग करके इम्प्रूव एयर क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग ग्रीन एरियाज को बढ़ाकर एयर क्वालिटी अच्छी की जाए, ठीक है। इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स ऑन इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर एमिशंस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कभी कभी रिवर में जाता है, कभी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, वो कहना चाहते हैं कि एक कंट्रोल लगाया जाए कि आप 1 महीने में सिर्फ इतना ही पोल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। व्हीकल वाले पे भी रोक लगाई जाए कि इतना ही आपकी लिमिट है, ठीक है। सोचो एक चीज़ कि जैसे आपको लिमिट होती है ना कई चीज़ों पे, जैसे हमारे पेरेंट्स क्या महीने का सिर्फ कुछ ही पॉकेट मनी देते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सरकार एक ऐसा रूल लगा दे जिसके अंदर आप 1 महीने के अंदर एक लिमिट का ही पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी। रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, अडोप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो। इंक्रीज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी को यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। प्रोमोट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। थर्ड इज solution to congestion and unplanned expansion. Adopt systematic urban planning and the smart city concept. Systematic planning and smart city concept को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। Improve housing through affordable and high rise buildings.
हाँ जी, इतने अच्छे हाउसिंग कर दो कि और इतने अफोर्डेबल कर दो ताकि वो अच्छे से उस चीज़ में रेजिडाइज कर पाए। रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर बाय डेवलपिंग सैटेलाइट सिटीज़, पॉपुलेशन प्रेशर को कम करते हुए हम सैटेलाइट सिटीज़ को जो है डेवलप कर सकें। ठीक है, हाउसिंग सिस्टम को हम इतना अच्छा बना दें दैट पीपल प्रेफर इट ओवर दैम। ठीक है, कंक्लूजन हम क्या करें, बैलेंस्ड प्लानिंग प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इक्वल टू सस्टेनेबल सिटीज़। यही तो हमने पढ़ा है कि अगर एक बैलेंस्ड प्लानिंग हो और आपका इन्वायरमेंट भी बच जाए तो वही वही तो एक सस्टेनेबल सिटी होता है, और क्या होता है, करेक्ट। हाँ जी, ये थर्ड क्वेश्चन इज identify and explain three major urban planners to address urban transportation challenges such as congestion, pollution and inefficiency। ठीक है, देखो भाई, अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, इसीलिए ट्रैफिक प्रॉब्लम शहर में बढ़ गई हैं, सच एज कॉन्जेशन, एयर पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो मेन पार्ट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम अपना गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा, इतना कूल बना दें दैट ये एक टाइम का आज के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो what government can do is make the transportation system so authentic and so good that people prefer it over cars and अदर ट्रांसपोर्ट, जैसे कार, स्कूटी, इनकी बजाय वो वहाँ पर जाने लगे। जैसे मेट्रो में लोग जाना प्रेफर करें, बस रैपिड ट्रांजिट एंड लोकल ट्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स जितना कम होंगे उतना ही कम कंजेशन होगा और उतना ही कम पोल्यूशन होगा। ठीक है, प्रमोट नॉन मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन। नॉन मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए। कौन से होते हैं, बाइसिकल होती है। ठीक है, आप साइकिल चलाओ, आप पेडेस्ट्रियन पाथ पे चलो। ठीक है, सेफ साइड वॉक्स पे चलो। पीपल विल प्रेफर साइकिलिंग और वॉकिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। छोटी डिस्टेंसेज पर लोग जो है साइकिलिंग और वॉकिंग करना पसंद करेंगे, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड प्लानिंग। इम्प्लीमेंट ट्रैफिक सिग्नल कोऑर्डिनेशन। ट्रैफिक सिग्नल कोऑर्डिनेशन को लगाओ एंड उसको मानो भी। लगाने से कुछ नहीं होता, मानने से होता है। वन वे स्ट्रीट एंड डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ठीक है, इम्प्रूव्ड रोड नेटवर्क एंड पार्किंग अरेंजमेंट्स विल स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक फ्लो एंड सेव टाइम। कंक्लूड आप कैसे करोगे, एक्सपेंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, promoting cycling and walking and adopting smart traffic management can significantly reduce urban transportation problems. This will make cities cleaner, safer and more accessible. हाँ जी, your fourth question is, yes, discuss the key features of population growth in India during the period 1951 to 1981, including the main reasons for the rapid population growth. India's population grew rapidly after independence. Independence के बाद लोगों ने जो population बढ़ाई है हमारे देश की, the period between 1951 to 1981 is considered a phase of population growth. 1951 से लेके 81 तक एक ऐसा पीरियड माना गया है जहाँ से हमारी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ी है। ठीक है, क्यों हुआ, ड्यू टू डिक्लाइन इन द डेथ रेट। लोगों का मरना कम हो गया एंड कंसिस्टेंटली हाई बर्थ रेट। मर तो रहे नहीं है, पैदा हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन से की फीचर्स हैं। फर्स्ट इज योर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। सेकेंड इज डेथ रेट डिक्लाइंड, जो है लोगों की डेथ नहीं हुई थी, बहुत अच्छी हेल्थ केयर थी लोगों की। ठीक है, थर्ड इज योर बर्थ रेट रिमेन्ड हाई। बर्थ रेट कम ही नहीं हुआ, बढ़ता ही चला गया। फोर्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज। लोगों की हेल्थ इतनी अच्छी रही दैट भाई वो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा थे। ठीक है, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ में आप क्या लिखोगे, इतनी रैपिडली हमारी पॉपुलेशन बढ़ी इस पीरियड के दौरान, दैट दिस इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस टाइम को कहा गया है। डिक्रीज्ड मोरालिटी रेट, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन एंड सैनिटेशन, रिड्यूस्ड मोरालिटी रेट्स। जब भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन एंड सैनिटाइजेशन जब कम हुआ
नहीं सॉरी, जब हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ और वैक्सीनेशन एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव किया तो वहाँ से हमारे मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो कम होने लगे। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब क्योंकि हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पहले के टाइम पे कुछ ऐसी बीमारियां होती थी जो लोगों को हो जाती थी, इसलिए वो ज़्यादा आपने अपनी ग्रैंड पेरेंट्स अपनी दादी को नानी को बोलते हुए सुना होगा दैट उस टाइम पे बच्चे बहुत जल्दी मर जाते थे किसी प्रॉब्लम की वजह से, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उनको जो है बर्थ देना पड़ता था। तो 15 एंड 81 के दौरान क्या हुआ, उस टाइम पे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई थी कि अब कोई मर नहीं रहा था। ठीक है, उस टाइम पे सबकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई थी, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया था। ठीक है, हाई बर्थ रेट, ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, चाइल्ड मैरिज कर देते थे, अवेयरनेस नहीं थी फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ भी, तो बर्थ रेट क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब न्यूट्रिशन भी था, हेल्थ सर्विसेज भी थी, मेडिसिन भी थी, तो लोगों का लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ने लग गया। अब वहाँ के उस टाइम के लोग हमारी तरह मतलब कि आज की जनरेशन की तरह नहीं होते थे कि पूरे दिन या फिर तो हम बैठे हुए हैं बेड पे या फिर हम टेबल पे बैठे हुए हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे। उस टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, वो फिज़िकल वर्क बहुत अच्छा करते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि या वी नॉट ब्लेमिंग दैम, ओके, ब्लेम नहीं कर रहे हैं हम उन्हें, बट वहाँ पर फिजिकल वर्क वो इतना अच्छा करते थे दैट दे वर फिजिकली हेल्दी। ठीक है, पूरे दिन जब आप काम करते हो तो आप कुछ भी खा लो। आज के टाइम पे कहते हैं ना दैट शुगर इज अनहेल्दी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट शुगर कैन ऑल्सो बी डाइजेस्टेड व्हेन यू वर्क। ठीक है, शुगर क्या करता है, शुगर इंस्टेंट रश ऑफ एनर्जी देता है आपकी बॉडी को। और वहाँ पे उस टाइम पे अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बात करता सुनेंगे, आपने देखा होगा दैट वो मीठा बहुत खाते थे, क्योंकि वो इंस्टेंट उनको एनर्जी चाहिए होती थी उस फिजिकल वर्कलोड को करने के लिए। आपने आज भी अगर आप वर्कर्स को देखोगे, वो जो है आप अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप अपनी बिल्डिंग्स बनाते हुए जब वर्कर्स को देखोगे, वो काफ़ी ज़्यादा मीठा खाते हैं एंड वो कभी बीमार भी नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वो उस एनर्जी को वर्क ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कुछ 4 रीज़न है। मेडिकल फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन चलने लग गया, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, अब पढ़े लिखे नहीं होती थी उस टाइम पे, लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि इट डजंट मैटर व्हेन द हेड ऑफ द फैमिली इज एजुकेटेड, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ अ वुमेन इज एजुकेटेड दैन शी कैन she can handle the lives of many. Yeah, that's why. Social and cultural traditions. ठीक है, सोशल और कल्चरल ट्रेडिशंस भी होते थे। आज के टाइम पे भी कुछ कम्युनिटीज़ का ऐसा मानना है कि दैट बच्चे भगवान की देन है, एंड इफ अ वुमेन gets conceived, we are just keeping it. It doesn't matter whether it is 10th or 15th or 20, it doesn't matter, we are keeping. That's आज के टाइम पे भी लोगों की ये सोच है। कैन यू इमेजिन? हाँ जी, तो पॉपुलेशन जो है वो 51 से 81 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, डेथ रेट कम हो गए थे, बर्थ रेट बढ़ गए थे। तो यही जो है रीजंस है। हु आर अडोलसेंट्स, व्हाई आर दे कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक? ठीक है, एंड या व्हाट चैलेंजेस डज द सोसाइटी फेस इन डीलिंग विद अडोलसेंट्स? क्या क्या प्रॉब्लम आती है उनको? देखो, अडोलसेंट्स वो होते हैं जो 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, मतलब कि 10 से 19 साल की उम्र के जो पीपल होते हैं। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमारी कंट्री का फ्यूचर है। ठीक है, दर फ्यूचर वर्कफोर्स ऑफ आवर कंट्री, सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड एनर्जी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अडोलसेंट्स आर इंडिविजुअल्स बिटवीन एज ऑफ 10 to 19. दिस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस ऑकर रैपिडली। इस दौरान हमारी बॉडी काफ़ी ग्रो करती है फिजिकली भी। ठीक है, फिजिकली तो करती ही करती है, कुछ लोगों की मेंटली भी ग्रो करती है, कुछ लोगों की इमोशनली भी ग्रो करती है। मेन पार्ट इसका क्या रहेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ अडोलसेंट्स इन पॉपुलेशन। यस, दे बिकम द फ्यूचर वर्कफोर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे
भारत की, हमारे देश का वो भविष्य होते हैं। प्रॉपर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के साथ वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। हेल्दी एंड अवेयर अडोलसेंट्स स्ट्रेंथन द सोसाइटी। हेल्दी और अवेयर अडोलसेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट अडोलसेंट्स कैन स्ट्रेंथन आवर सोसाइटी। दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनोवेशन, एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन, एनर्जी और क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़ का आना, इन्हीं से ही तो स्टार्ट होता है। सोशल चैलेंजेस अफेक्टिंग एडोलसेंट्स। कौन से सोशल चैलेंजेस एडोलसेंट्स को फेस करने पड़ते हैं? लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती है। हेल्दी एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, मोल न्यूट्रिशन, मेंटल स्ट्रेस एंड लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस, जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उनके लिए हो जाता है। सोशल प्रेशर एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस, रिस्क ऑफ ड्रग एडिक्शन, क्राइम एंड नेगेटिव एसोसिएशंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है उनके लिए। ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिजेस, आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिज जैसी प्रॉब्लम्स आज भी हैं कहीं जगह पे। बैरियर्स टू एजुकेशन एंड अर्ली मैरिज स्पेशली फॉर गर्ल्स, इट्स ट्रू। ठीक है। तो ये हमारे देश का भविष्य है, देश का भविष्य है। ठीक है। ये हमारी फाउंडेशन है फ्यूचर सिटीजन एंड डेवलपमेंट की। इफ देयर एजुकेशन, health and safety are addressed, they can play a vital role in the nation building, while neglect can be exacerbate social problems. Explain the criticism of World Trade Organization. क्रिटिसिजम्स क्या क्या है? देखो, जो WTO है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि फ्री और फेयर ट्रेड जो है देशों के बीच में करवाती है, फ्री और फेयर ट्रेड कराती है। हाउएवर इसकी जो एक्शन और पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है बहुत सारे देशों ने और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने और एक्सपर्ट्स ने। क्या क्या किया गया है वो हम पढ़ेंगे। ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको कंसीडर किया जाता है ग्रेट इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग। लाइक एक जो है कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके अंदर अगर किसी की कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है उसको ऊपर माना जाता है। ठीक है, चाहे उनकी वैल्यूज़ कैसी भी हो, इट डजेंट मैटर, बट उनको ऊपर माना जाता है। देयर आर कंप्लेंट्स दैट इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर इग्नोर्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। डिसएडवांटेजेस फॉर स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो जो कि ग्लोबली compete नहीं कर पा रही है। फार्मर्स जो गरीब देशों में रह रहे हैं उनकी जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। बेनिफिट्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज, जब WTO की जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इस तरह से काम करती है कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो बड़ी कंपनीज़ को मिल जाएंगी। ठीक है। इससे क्या होगा, छोटे प्रोड्यूसर्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ता है पुअर कंट्रीज जो ऑलरेडी जो काफ़ी बुरी हालत में है उनको और ज़्यादा बुरा किया जा रहा है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर्स, ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मार्केट्स को अगर खोला जाए तो उन्हें चीप इंपोर्ट मिलता है। ठीक है। दिस कैन इम्पैक्ट द इनकम ऑफ लोकल फार्मर्स। नेग्लेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड लेबर इंटरेस्ट and increased emphasis on increasing trade can lead to the neglect of environmental protection. Workers' rights are not adequately protected. ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन 7 is what is balance of trade? ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले तो होता क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में फ़र्क। ठीक है। तो इट रिफ्लेक्ट्स अ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड सिचुएशन, कि भाई इंटरनेशनली एक कंट्री जो है अपनी ट्रेड को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। बेस्ड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर एक कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा है, इंपोर्ट करने में कम है, तो जो ट्रेड बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो ले ज़्यादा रही है कंट्री और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो उसे अनफेवरेबल माना जाता है, जैसे चाइना है। ठीक है। हाँ जी। सेकंड इज इंडिकेटर ऑफ फॉरेन ट्रेड स्टेटस। देखो, इट इंडिकेट्स हाउ स्ट्रॉन्ग अ डिपेंडेंट कंट्री हाउ स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेंट अ कंट्री इज इन ग्लोबल ट्रेड। ये दिखाया जाता है कि
कितनी ज़्यादा एक कंट्री स्ट्रॉन्ग या फिर डिपेंडेबल है जो है ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। जैसे मैं अभी आपको एक चाइना का एग्जांपल देती हूँ। चाइना इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। चाइना के अंदर आपको हर वो कुछ भी, इट इज़ वेरी रेयर कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो गए इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई चाइना इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन। ठीक है, टुडे चाइना कैन फेस एनी कंट्री एंड अभी आपने देखा होगा कुछ टैरिफ्स के ऊपर जो चल रहा है, चाइना इज़ कैपेबल। ठीक है, हाँ जी। अ फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हायर एक्सपोर्ट इंक्रीजेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इंपोर्ट किया जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च पर। इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक पॉलिसीज, द गवर्नमेंट कैन मेक चेंजेस इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी टैरिफ्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो चेंजेस कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे, टैरिफ्स पे एंड ट्रेड एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट टू इकोनॉमिक रिलेशनशिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस ट्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज ए ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। फेज ए कौन सा पॉपुलेशन ग्रोथ था? 1901 टू 1921। ठीक है, जहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होने लग गई थी। हाँ जी, तो इसको जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारी इंडिया की, उसे ना काफ़ी फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला फेज़ है 1901 टू 1921। ठीक है, ये एक पीरियड ऑफ स्टेबल और नियरली स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इसको कहा गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज वेरी स्लो, पॉपुलेशन जो है ग्रोथ वहाँ पे बहुत कम था। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? एक्सट्रीमली स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। इस पीरियड के दौरान पॉपुलेशन जो वो नियरली स्टेबल रह रही थी। ठीक है, जो द ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो भी रहे थे और बहुत ज़्यादा मर भी रहे थे। ठीक है, द बर्थ रेट वॉज हाई बट द डेथ रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई, प्रिवेंटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। एपिडेमिक्स, famines and lack of health care. Epidemics such as plague, cholera, influenza causes large number of deaths. Frequent famines and malnutrition affected the population. इतना ज़्यादा malnutrition हो जाता था that they died. Medical and sanitation facilities were extremely limited. ठीक है, फेज ए वॉज अ पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, विच डिस्पाइट अ हाई बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज वेरी स्लो, क्योंकि उससे भी ज़्यादा मोर्टैलिटी रेट्स थे। एपिडेमिक्स एंड पुअर हेल्थ केयर, दिस पीरियड प्रोवाइड्स अ basis for understanding the subsequent rapid population growth. 9th question is explain the concept of environmental determinism with example. ठीक है, देखो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? वह नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। जब ये जो जितनी भी आप चीज़ें करते हो वो नेचर के अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज अ जियोग्राफिकल स्कूल ऑफ थॉट दैट होल्ड्स दैट द नेचुरल एनवायरमेंट सच एज क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सोइल, वाटर रिसोर्सेज डिटरमाइंस ह्यूमन लाइफ, कल्चर एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, मेन सेक्शन meaning of environmental determinism. Human living standards, food, clothing, housing, occupation are influenced by natural conditions. Natural condition के basis पर लोग अपना खाना बदलते हैं, living standards and all that. Human adapt their lives to nature. हाँ जी, सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। देखो, इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज लोग जो है वो वुलन कपड़े पहनते हैं एंड ईट वार्म फूड। इन हॉट एरियाज पीपल ईट लाइट फूड एंड मोर वाटरी फूड। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी, माउंटेनियस एरियाज पे पीपल प्रैक्टिस टेरेस्ड फार्मिंग एंड बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। ठीक है, हाँ जी, इन द प्लेन्स जो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड परमानेंट हाउसेज फ्लरिश। ठीक है, परमानेंट हाउसेज को बनाया जाता है। थर्ड इज योर इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग इंडस्ट्रीज डेवलप इन एरियाज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। माइनिंग इंडस्ट्रीज कहाँ बनेंगी? जहाँ पर
मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहीं तो बनेगी। एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन फ्लरिशेज इन रिवर वैलीज। एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन जो है सबसे ज़्यादा रिवर वैलीज के पास अच्छा होता है, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फार्मिंग देखने को मिलेगी। द डुअलिटी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन्स इज नॉट वैलिड। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू कंसिडर नेचर एंड ह्यूमन्स एज सेपरेट और ऑपोजिट्स। अप्रोप्रिएट नहीं है नेचर और ह्यूमंस को सेपरेट्स और ऑपोजिट्स करना। ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड देयर लाइफ्स डेवलपमेंट्स एंड एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। उनकी ज़िंदगी, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एक्टिविटीज़ जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर एक बैलेंस दोनों के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। वाई ड्यूअलिज्म नॉट वैलिड। ह्यूमन्स ऑब्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर। इंसान नेचर से रिसोर्सेज लेता है, उन्हीं की वजह से सर्वाइव करता है। ठीक है। इंसान की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट करता है ह्यूमन की लाइफ में। इसीलिए दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड सॉइल। फार्मर्स डिपेंड ऑन द सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट। इन तीन चीज़ों के ऊपर फार्मर्स डिपेंड रहते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ में, सिर्फ सोइल की बात नहीं हो रही है, आप कहीं पे भी जितना भी केमिकल आप उसके अंदर डालोगे, चाहे आप उसको मेन्योर कह लो, चाहे आप उसको कोई भी फैंसी नाम दे लो, इट डजेंट मैटर, इट इज़ स्टिल अ केमिकल। आप अपनी बॉडी के अंदर, आप अपनी सॉइल के अंदर केमिकल्स इंजेक्ट कर रहे हो जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग है। ठीक है। डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। डिफोरेस्टेशन रिड्यूसेस रेनफॉल एंड इंक्रीजेस टेम्परेचर। रेनफॉल कम हो जाएगी, बारिश कम हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी ज़्यादा होने लगेगी। इससे ह्यूमन लाइफ पे जो है अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन। इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कैन हार्म हेल्थ। जितनी ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो करती हैं, मानते हैं कि वो बढ़ाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक नुकसान हमारी सेहत का करती हैं, हमारी एनवायरनमेंट का करती हैं बाय इंक्रीजिंग पोल्यूशन। एनालाइज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया। ठीक है। हाँ जी। तो देखो, इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। इनके बीच में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हिस्टोरिकली जो हमारा भारत है वो प्रीडोमिनेंटली एक रूरल कंट्री रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, अर्बन एम्यूनिटीज़ बनी, और जिसकी वजह से हमारी अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है रूरल पॉपुलेशन की। हाई पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल लिव्स इन विलेजेस। आज भी बहुत सारे भारत के लोग गांव के अंदर रहते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। आज भी एग्रीकल्चर एंड मेन सोर्स ऑफ जो है उनका लिवलीहुड होता है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। Life is relatively simple and based on natural resources. Social ties are strong and community life is prominent. Lack of infrastructure, education, health, transportation and employment opportunities are limited. Population ज़्यादा है तो ये चीज़ें लिमिटेड हो गई हैं। ठीक है। और लिमिटेड चीज़ों के पीछे तो सभी भागते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कम वैकेंसीज निकालती है, बट पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि क्या करें। ठीक है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। रैपिड ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। गांव से शहर की ओर जाना बढ़ गया है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और बेटर एम्यूनिटीज़ शहरों में मिलती हैं, ये तो आप सबको पता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी। Industry, trade and the service sector are the main source of employment. Better facilities but also problems. फैसिलिटीज़ अच्छी मिल गई है लेकिन दिक्कतें भी आ रही है। हेल्थ अच्छी हो गई है, एजुकेशन अच्छी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ तो अच्छी हो रही हैं,
लेकिन प्रॉब्लम कौन सी बढ़ रही है? स्लम प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एंड कंजेशन ऑल्सो एग्जिस्ट। हाँ जी, एक्सप्लेन एनी 3 सॉल्यूशंस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। देखो, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसके सिर्फ 3 ही सॉल्यूशंस मैं जो है सोच पा रही हूँ राइट नाउ। फर्स्ट इज वेस्ट सिग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। वेस्ट को सिग्रीगेट करके उसको रिसाइकिल करो कि ताकि आपको और ज़्यादा प्लास्टिक ना बनाना पड़े। सेकेंड इज कंपोस्टिंग एंड बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन किया जाए। थर्ड इज साइंटिफिक लैंडफिल्स एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ड्यू टू द रैपिड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन सिटीज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्योंकि हमारे लोग इतने सभ्य हैं, जिस 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 धरती को माँ बोलते हैं उसके ऊपर ऐसे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, दैट इज़ लिटरली आई फील लाइक जो ये सब चीज़ें खाते हैं उनके ऊपर एक फाइन होना चाहिए कि वो खाते क्यों है। सबसे पहले चलो खाओ तो खाओ, एटलीस्ट उनको एनवायरनमेंट गंदा नहीं करना चाहिए। सो या, आई हैव लिटरली सीन मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस विद these red stains and that's absolutely wrecking. हाँ जी, if not disposed of properly, it causes pollution and spreads of diseases and environmental problems. Therefore, an effective waste management is essential. Main section कौन सा है? Waste segregation and recycling. Separate waste and dry waste in homes and institution. ड्राई और गीला कचरा अलग अलग रखो, ठीक है। रिड्यूसिंग वेस्ट बाय रिसाइकलिंग प्लास्टिक, पेपर एंड मीट मेटल, दिस रिड्यूसेस प्रेशर ऑन लैंडफिल्स एंड सेव्स रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज बचेंगे। कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोगैस प्रोडक्शन, जो कंपोस्टेबल मैन्योर है कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम किचन एंड गार्डन वेस्ट। किचन और गार्डन वेस्ट क्या होता है? अभी किचन में आप सब्जी बनाते हो, सब्जी के छिलके होते हैं। गार्डन वेस्ट कभी होता है, कभी कोई आपका प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुरझा गया है, आपको उसे मतलब कि कहीं पे निकालना पड़ा, तो उसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो। एंड एनर्जी प्रोडक्शन इज पॉसिबल थ्रू बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस प्लांट्स के थ्रू आप इन चीज़ों को कर सकते हो। दिस ट्रांसफॉर्म वेव्स, इससे क्या होगा कि आप कचरे को एक यूजफुल मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, जिससे आपका पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। साइंटिफिक लैंडफिल्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट, साइंटिफिकली डेवलपिंग लैंडफिल साइट्स फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ waste, producing electricity and fuel using waste to energy technology. This reduces land pollution and problem of garbage piles. ठीक है, तो मेजर्स सच एज वेस्ट सिग्रीगेशन, कंपोस्टिंग एंड साइंटिफिक डिस्पोजल आर इसेंशियल फॉर अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। इन्हें अडॉप्ट करने से आप एक क्लीन, हेल्दी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ बना सकते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विद एग्जाम्पल। देखो, स्मॉल स्केल कंट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है भाई? जिनकी कैपिटल कम हो, जिनके पास फाइनेंस ही कम हो। सेकेंड इज लेबर इंटेंसिव। थर्ड इज लोकल मार्केट के अंदर उनकी अप्रोच हो। एग्जाम्पल कौन सी होती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज ले लो, ठीक है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? हैवी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा, मशीन बेस्ड, उनकी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट होती है। जैसे टाटा स्टील, टाटा स्टील इज एन इंटरनेशनल मार्केट, करेक्ट। हाँ जी, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल सॉरी लार्ज स्केल के ऊपर होती है बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन लेवल, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। बोथ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? इस्टेब्लिश्ड विद लो कैपिटल एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम होते हैं, कैपिटल भी काफ़ी कम होता है, लेबर इंटेंसिव होती है, इनको लेबर से काम करवाना पड़ता है। लोकल रॉ मटेरियल एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे ये कंपनीज जो है चल रही होती है। लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। हैंडलूम इंडस्ट्री, पोल्ट्री, इंसेंस स्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ जी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? लार्ज कैपिटल, मॉडर्न मशीनरी को यूज़ करें, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। जैसे कुरकुरे है, ठीक है, कुरकुरे इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है एंड ये हाथों से नहीं मशीन से बनता है, आप सबको पता होगा। जैसे मैग्नम है, मैग्नम की आइसक्रीम आई एम श्योर आप सबको पसंद होगी, जिसे मशीन्स के अंदर बनाया जाता है। इसका प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है, मशीन बेस्ड होती है ये, एंड प्रोड्यूस फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाती है हमारी और एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, जैसे टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, पेट्रोकेमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है।
हाँ जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट लोकल एम्प्लॉयमेंट। भाई ये लोकल एम्प्लॉयमेंट की भाई आसपास के लोगों को काम मिल जाए, ट्रेडिशनल स्किल्स को यूज करते हैं, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द ग्रेट प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बोथ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एसेंशियल फॉर अ बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। देखो भाई, सबसे मैं एक 4 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर बता देती हूँ कि भाई क्यों माना जाता है। सबसे पहला, मेजर एनर्जी सोर्स, पेट्रोलियम आपका एक बहुत बड़ा मेजर एनर्जी सोर्स है। ठीक है, सेकंड इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज, लगभग सभी इंडस्ट्रीज का बैकबोन है, इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, और इसे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, जिसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है। ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ड्यू टू इट्स यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। मेन सेक्शन पे आते हैं। रीजन फॉर कॉलिंग पेट्रोलियम लिक्विड गोल्ड क्या है? सबसे पहले ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे पेट्रोलियम से आप क्या क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड एलपीजी आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्री आर इम्पॉसिबल विदाउट इट। ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन। मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। मॉडर्न जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसके बिना अधूरी है, इसके बिना काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम का जो ट्रेड है वो हमारी ग्लोबल, इंटरनेशनल ही नहीं, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इट इज़ द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। मल्टीपर्पज़ रिसोर्सेज। ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन, लुब्रिकेंट्स एंड मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से बनती हैं। पेट्रोलियम इज द फाउंडेशन ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। ड्यू टू इट्स प्रीशियसनेस एंड वाइड स्प्रेड यूज इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ इंडिया साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन माइनर मिनरल बेल्ट। हाँ जी, तो देखो, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू मिनरल बेल्ट is a mineral rich region. It is located primarily in the southwestern part of the peninsular plateau and contributes significantly to the country's industrial development. हाँ जी, मेन पार्ट क्या होंगे? की फीचर्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट। जियोग्राफिकल एक्सटेंट, दिस रीजन एक्सटेंड्स प्राइमरीली अक्रॉस द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ कर्नाटका, गोवा एंड केरला। ये जो है इसके अंदर कर्नाटका, गोवा और केरला सबसे ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। अबंडेंस ऑफ आयरन और हाई क्वालिटी आयरन और इज फाउंड इन दिस रीजन। गोवा और कर्नाटका जो है वो फेमस है अपनी आयरन और प्रोडक्शन के लिए। हाँ जी, बॉक्साइट एंड मैग्नीज डिपॉजिट, सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट यूज फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स एंड मैग्नीज आर फाउंड। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री, आयरन और जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से हमारी डेवलपमेंट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है होती है एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, 16th क्वेश्चन इज मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मिनरल बेल्ट। India's northwestern mineral region is the relatively limited but important region in terms of mineral resources. Metallic minerals are found in small quantities here, while non-metallic minerals and energy resources are of particular importance. हाँ जी, मेन पार्ट्स। की फीचर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मिनरल बेल्ट क्या क्या होते हैं? जियोग्राफिकल एक्सटेंट, ये जो रीजन है ये मेनली आपको राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न हरियाणा के यहाँ पे पाया जाएगा। अबंडेंस ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, लार्ज रिजर्व्स आपको लाइमस्टोन, जिप्सम, मीका, फॉस्फेट एंड सोल्ट यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। रॉ मटेरियल सीमेंट इंडस्ट्री का यहीं से आता है, सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है ऐसी ही कुछ जगहों से आता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स, द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात हैव सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज कंट्रीब्यूट टू एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल
development. Copper and zinc reserves, especially in Rajasthan. The Khetri copper field and the zinc production are special characteristics of this region. The northwestern mineral region is more important for non-metallic minerals and energy resources for the metallic minerals. This region plays a vital role in the development of cement industry and the energy production and the metallurgical industries. 17th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? Why is phase A of population growth in India called the stable phase of population growth? Explain with 3 arguments. ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, दोबारा करते हैं. क्यों कहा जाता है हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट? बर्थ रेट तो हाई था लेकिन डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, बल्कि बर्थ रेट से ज़्यादा ही था, क्योंकि बीमारियां काफ़ी सारी थी और उनका कोई इलाज नहीं था. इम्पैक्ट ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिजीजेज अभी बताया है. फेमिनाइन, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन, सैनिटाइजेशन अच्छा नहीं था. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी कंट्री की इकोनॉमी का. येट प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इज लोअर देन इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में हमारा बहुत कम है, और इसे जो है प्रॉब्लम ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है. कि जब आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के उसके कंपैरिजन में देखें तो हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है. मेन रीजंस क्या है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. फार्मर्स जो है वो आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ही फार्मिंग करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को नहीं यूज़ करते हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़. बहुत सारी आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ रेन, मतलब कि बारिश से ही वहाँ के पौधों को पानी मिलता है. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, इरेगुलर रेनफॉल इम्पैक्ट्स द प्रोडक्शन. स्मॉल एंड स्काटर्ड फार्म्स. छोटे और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मेक अ डिफ़िकल्ट टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब छोटे छोटे खेत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब है छोटा सा खेत इतना सा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के कर भी क्या ही लेंगे, आने का ही ज़्यादा वो पैसा ले लेंगे. लिमिटेड यूज़ ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. क्वालिटी सीड्स आती हैं महंगी, अच्छे सीड्स और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स को नहीं अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है. कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अफोर्ड कर पाते उनको यूज़ करना नहीं आता. इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स. फार्मर्स को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती एडिक्वेट क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केट फैसिलिटीज़ को. लैक ऑफ फेयर प्राइसेस एंड हिंडर इन्वेस्टमेंट्स. फेयर प्राइसेस नहीं मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को हिंडर कर लिया जाता है. ह्यूमन्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी only after better understanding of laws of nature. टेक्नोलॉजी का तभी यूज़ कर पाए थे लॉ ऑफ नेचर समझने के बाद. इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचुरलाइजेशन. The relationship between human and nature is extremely close. Early humans were completely dependent on nature. सिर्फ नेचर पे डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर. ह्यूमन नेचुरलाइजेशन मीन्स इम्प्रूविंग लाइफ बाय इस्टेब्लिशिंग हार्मनी विद नेचर. यानी कि ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को अच्छा करना इस तरीके से कि हमारा नेचर भी जो है वो अच्छा रहे, हम उसके साथ हार्मनी में रह सकें. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर. नोइंग द वेदर, वाटर, सोइल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. वेदर, वाटर और सोइल को समझ के, आपने देखा है सोइल भी काफ़ी तरह की होती है, राइट? रेड सोइल, ब्लैक सोइल, है ना, तो काफ़ी तरह की सोइल होती है. अंडरस्टैंडिंग द फ्लो एंड स्लोप ऑफ रिवर्स मेड इरिगेशन एंड डैम कंस्ट्रक्शन पॉसिबल. वाटर फ्लो को समझना जिसकी मदद से हम जो है डैम्स बना पाए. टेक्नोलॉजी हार्नेसिंग नेचुरल फोर्सेस. विंड एंड वाटर पावर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स. ठीक है, वहाँ से हमारी मिल्स बनी और यहाँ से हमारी सोलर एनर्जी से क्या हुआ, हमारी सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी बन गई. डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टाइल कंपैटिबल विद नेचर. एयरी हाउसेज वर बिल्ट इन वार्म रीजन्स. वार्म रीजन्स पर खुले खुले घर बनाए जाते थे. थिक वोल्ड हाउस इन कोल्ड रीजन. कोल्ड रीजन्स के अंदर थिक वोल्ड मतलब कि बहुत ही मोटी परत की दीवारें बनाई जाती थी कोल्ड के अंदर. क्लोथिंग, फूड एंड हाउसिंग इवोल्व द सूट ऑफ लोकल एनवायरमेंट. यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी.
Humanity learned to adapt to nature rather than completely transform it. This made better use of resources and environmental protection possible. कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमैनिटी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड सिंप्लीफाइड लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर. द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेट दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन प्रोग्रेस आर possible only through balance with nature. The imprint of human action is everywhere. Evaluate this statement in context to the humanization of nature. The humanization of nature is the process by which humans modify natural environment to meet their needs. नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपनी ज़रूरतों को और डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए. आज की मॉडर्न एरा के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इम्पैक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ अर्थ सरफेस. बस कुछ थोड़ा बहुत ही छोड़ा है, वरना सब कुछ तो ख़राब कर दिया. ठीक है, हाँ जी. ह्यूमन्स यूज़ एंड ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू सीट देयर नीड्स. अपना फ़ायदा देखते हैं बस. नेचुरल लैंडस्केप्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कल्चरल लैंडस्केप्स बाय ह्यूमन इन्वेंशंस. एग्जाम्पल्स: एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज चेंजेस. Forests were cleared to create farms and settlements. फॉरेस्ट को, जंगलों को हटा दिया फार्म्स और सेटलमेंट्स बनाने के लिए. इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बनाया मिड एरिड एरियाज फर्टाइल. अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिटीज़, रोड, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया नेचुरल लैंड के ऊपर. नेचुरल लैंडस्केप जो है उसको ट्रांसफर कर दिया मैन मेड स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है. डैम और वाटर रिसोर्सेज को बनाया गया. डैम जो है dam on rivers were built to ensure hydropower irrigation and water supply. This altered natural water flow. Environmental impact क्या हुआ? डिफोरेस्टेशन हुआ, पोल्यूशन बढ़ा, हमारे क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगे. अब गर्मी की जगह गर्मी नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही है. ठीक है, ऐसा लगता है गर्मियों में. Consequences of human activities. This demonstration that humans are profoundly impacting nature. हाँ जी, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. ठीक है, बहुत आसान था आपका सब्जेक्ट एंड आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. और आपको किसी भी टाइप की वीडियोस बनानी हो तो आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपको अगर किसी भी टाइप की वीडियो बनानी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं. आपकी हर एक नीड को हम केटर करना चाहते हैं. ठीक है, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आशीष तिवारी अकेडमी को. All the very best for your exam, and that's it for today.